नमस्कार। कभी सोचा है हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है, पानी, हवा, ये सब आपस में जुड़ा कैसे रहता है? इसका जवाब है रासायनिक आबंधन यानी केमिकल बॉन्डिंग। आज के इस विश्लेषण में हम इसी बहुत जरूरी चैप्टर को समझेंगे जो नीट, आरपीएससी और साइंस से जुड़े सभी एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सीधे जंप करते हैं मॉलिक्यूल्स की दुनिया में और समझते हैं उन थ्योरीज को जो इनके शेप को तय करती हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो न सिर्फ इंटरेस्टिंग है बल्कि एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स दिलाने में भी बहुत मदद करता है। तो हमारी जर्नी की शुरुआत होती है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की सबसे बेसिक थ्योरी से, VSPR यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये थ्योरी हमें बताती है कि मॉलिक्यूल्स अपना शेप कैसे चुनते हैं। तो इसका जो बेसिक आइडिया है ना, वो बहुत सिंपल है। जरा सोचिए कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स वो लोग हैं जिन्हें एक दूसरे से थोड़ी दूरी बना के रखना पसंद है। तो वो क्या करते हैं? एक दूसरे को पुश करते हैं तब तक जब तक कि वो सबसे स्टेबल, सबसे कंफर्टेबल पोजीशन में ना आ जाए। और बस यही रिपल्शन मॉलिक्यूल के शेप को डिसाइड करता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। सारे रिपल्शंस मतलब सारे धक्के एक बराबर नहीं होते। जैसा कि स्लाइड में साफ साफ दिख रहा है, जो लोन पेयर्स होते हैं यानी एकाकी युग्म, वो सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। समझ लीजिए कि वो सबसे ज्यादा जगह घेरते हैं और बाकियों को सबसे जोर से धकेलते हैं, और इसी से मॉलिक्यूल का शेप बदल जाता है। अब जब सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं होता, मतलब कोई परेशान करने वाला नहीं है, तो सब कुछ एकदम परफेक्ट रहता है। हमें मिलती है एकदम आइडियल सिमेट्रिकल ज्योमेट्रीज, जैसे BeCl2 में लिनियर, BF3 में ट्राइगोनल प्लेनर और CH4 में टेट्राहीड्रल। लेकिन जैसे ही लोन पेयर्स की एंट्री होती है, पूरी पिक्चर ही बदल जाती है। देखिए, अमोनिया और पानी जैसे मॉलिक्यूल्स में ये लोन पेयर्स बॉन्ड एंगल्स को दबा देते हैं, उन्हें छोटा कर देते हैं, जिससे उनकी जो परफेक्ट ज्योमेट्री थी ना, वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, मतलब बिगड़ जाती है। अच्छा, VSEPR से हमें बेसिक शेप्स का एक बढ़िया आइडिया तो मिल जाता है, पर यह हर सवाल का जवाब नहीं दे सकता। कुछ चीजों को समझने के लिए हमें एक कदम आगे बढ़कर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी VBT को समझना होगा। अब देखिए, VSEPR के सामने एक बड़ी पहेली आकर खड़ी हो जाती है। सवाल यह है कि अगर कार्बन के S और P ऑर्बिटल्स अलग-अलग हैं, तो फिर मीथेन यानी CH4 में चारों के चारों CH बॉन्ड्स बिल्कुल एक जैसे आइडेंटिकल क्यों हैं? लंबाई में भी, स्ट्रेंथ में भी। यही सवाल हमारे लिए एक नए कॉन्सेप्ट का दरवाजा खोलता है। और इस पजल का सल्यूशन है संकरण, जिसे हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ये एक कमाल की प्रोसेस है जहां एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होकर बिल्कुल एक जैसी एनर्जी और शेप वाले नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। और यही वजह है कि मीथेन में चारों CH बॉन्ड्स एकदम एक जैसे होते हैं। ये टेबल ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड्स में 3 कॉमन तरह के हाइब्रिडाइजेशन को बड़े अच्छे से दिखाती है। यहाँ पर जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो है S कैरेक्टर। देखिए, जैसे जैसे S कैरेक्टर बढ़ता है, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और ज्यादा सीधी, लिनियर होती जाती है। जैसे हम मीथेन से इथाइन की तरफ जा रहे हैं, आप देख सकते हैं sp3 से sp तक S कैरेक्टर 25% से 50% हो गया। हाइब्रिडाइजेशन से हमें 2 मेन तरह के कोवलेंट बॉन्ड्स को समझने में भी मदद मिलती है। एक है मजबूत हेड ऑन ओवरलैप से बनने वाले सिग्मा आबंध, और दूसरे हैं थोड़े कमजोर साइडवेज ओवरलैप से बनने वाले पाई आबंध। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। हाइब्रिडाइजेशन की भी अपनी लिमिट्स हैं, और यही लिमिट्स हमें लेकर चलती हैं सबसे एडवांस्ड और पावरफुल थ्योरी की तरफ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और ये थ्योरी केमिस्ट्री के बहुत फेमस मिस्ट्री को सॉल्व करने में हमारी मदद करेगी। तो मिस्ट्री क्या है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 चुंबक की तरफ अट्रैक्ट क्यों होता है, मतलब पैरामैग्नेटिक क्यों है, जबकि VBT तो कहती है कि इसे रिपेल होना चाहिए, डायामैग्नेटिक होना चाहिए। इसका जवाब छुपा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी MOT में। अच्छा, VBT क्या करती है? वो एटम्स को अलग अलग देखती है, लेकिन MOT इसके बिल्कुल उलट पूरे मॉलिक्यूल को एक सिंगल यूनिट मानकर चलती है। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाती है जो पूरे मॉलिक्यूल पर फैले होते हैं, और फिर इलेक्ट्रॉन्स इनमें सबसे कम एनर्जी लेवल से भरना शुरू करते हैं।
और यहीं पर वो राज खुलता है। इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में देखिए, जो आखिरी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में अकेले अकेले हैं, मतलब अनपेयर्ड हैं। और बस यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को उसका मैग्नेटिक नेचर देते हैं। ये एक ऐसी गुत्थी थी जिसे सिर्फ एमओटी ही सुलझा सकती थी। तो चलिए फटाफट से इन पावरफुल थ्योरीज का एक क्विक रिकैप करते हैं और फिर चेक करते हैं कि हमने कितना समझा। तो सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि इनमें से कोई भी थ्योरी गलत नहीं है। ये सब अलग अलग टूल्स की तरह हैं जो मॉलिक्यूल्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज को समझाने के लिए बने हैं। हर टूल का अपना एक खास काम है। चलिए अब टेस्ट करने का टाइम है। पहला सवाल, VSEPR थ्योरी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच सबसे ज्यादा रिपल्शन किसमें होता है? सोचिए जरा। दूसरा सवाल, मीथेन यानी CH4 में कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? याद करने की कोशिश करिए। तीसरा सवाल, इन ऑप्शंस में से किस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री लोन पेयर्स की वजह से डिस्टॉर्टेड यानी विकृत होती है? चौथा सवाल, एक डबल बॉन्ड में क्या होता है, मतलब वो किन बॉन्ड से मिलकर बनता है? और ये रहा आखिरी सवाल, O2 का जो पैरामैग्नेटिज्म है, मतलब उसका मैग्नेटिक नेचर, उसे कौन सी थ्योरी सबसे अच्छे से एक्सप्लेन करती है? तो चलिए अब आंसर्स चेक करते हैं। कितने सही हुए? अगर सारे सही हैं तो बहुत बढ़िया, मतलब आपकी तैयारी एकदम सही ट्रैक पर है। तो इसी के साथ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर हमारा ये डीप डाइव खत्म होता है। इन कॉन्सेप्ट्स को मास्टर करना ही एग्जाम्स में सक्सेस की की है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और इस तरह के और भी अमेजिंग कंटेंट के लिए मंकी वाइब्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।